तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम सॉल्व करेंगे रेलवे ग्रुप डी का पिछला पेपर और इसका पार्ट नंबर 53 है। इससे पहले हम बहुत सारे पार्ट्स करवा चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं पिछले पार्ट्स को तो प्लेलिस्ट में आप चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है रेलवे ग्रुप डी पिछला पेपर के नाम से, तो उस पर क्लिक कर लेना आप और सारे पार्ट आपको मिल जाएंगे। दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर हो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर जब रेलवे जैसे एग्ज़ाम हो, क्योंकि जो बहुत लंबे समय तक एग्ज़ाम चलते हैं वो क्वेश्चन से रिपीट होने के बहुत चांसेस होते हैं। आपने देखा होगा अगर आप लगातार जुड़े हुए हैं तो 2018 वाली वैकेंसी के जो क्वेश्चन पेपर हैं 2019 में रिपीट हुए थे बहुत सारे। ठीक है, तो ये पहली बार नहीं हुआ, ये बहुत पहले भी ऐसा होता रहा है, ये देखने को मिलते रहा है। तो इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और नए नए मेथड भी हम बताएंगे, जैसे मैथ के, रीजनिंग के, तो उनको भी आप सीख पाएंगे। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। लेकिन दोस्तों चैनल पे अब तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो जब भी हम अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप वीडियो को आसानी से देख सकें। देखो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है और इस पे कहा जा रहा है दो संख्याओं का योग 32 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 18 ज़्यादा है यानी कि अधिक है, दोनों में से बड़ी संख्या बताना है। तो देखो दोनों का योग 32 है, अब एक दूसरी से अंतर कितना है 18 का, तो अगर हम मान लें कि एक हमारी x होगी तो दूसरी x माइनस का 18 हो जाएगी। अब कह रहा है दोनों का योग का मतलब 32 दे के रखा है, तो दोनों का आप योग कर दो, बराबर का हो जाएगा 32, तो x क्या हो जाएगा 2x और माइनस का 18 बराबर का 32 हो जाएगा। अब 2x होगा, इसको इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा 32 प्लस का 18, 2x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 30 20 50 हो जाएगा और x की वैल्यू हो जाएगी 50/2 यानी कि 25। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ से देख लो, ये हो जाएगा 25, x की वैल्यू 25 आ गई। तो आप बताओ दोनों का योग जब 32 है तो पहली संख्या 25 ही तो होगी जो बड़ी होगी, दूसरी वाली तो छोटी ही होगी, तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आप बताइए जरा कि दूसरी वाली संख्या क्या होगी, पहले तो मैंने बता दिया 25। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है सोडियम धातु के जल के साथ अपक्रिया कराने पर क्या होता है, यानी कि सोडियम धातु की जब हम अपक्रिया कराते हैं जल से H2O से तो क्या होता है, तो हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनते हैं, ये पता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही उत्तर हो जाएगा। देखो ये रिएक्शंस जो होते हैं दोस्तों, इनको आप ध्यान से देखा करिए और इसके लिए आपको ये जरूरी है कि रिएक्शन देखो इतने सारे होते हैं, रट तो हम लोग सकते नहीं, रट सकते हैं नहीं ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, रिएक्टिविटी जो सीरीज होती है उसको आपको आना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो कि रिएक्टिव सीरीज में थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि डिटेल में फिर कभी हम बात करेंगे। तो इसमें से होते हैं इस प्रकार से। अब देखो इनका मतलब यहाँ पर बना दिया है। अब ऊपर वाला जो होता है दोस्तों, कोई भी तत्व होगा वो नीचे वाले को प्रतिस्थापित कर सकता है, लेकिन नीचे वाला अपने से ऊपर वाले को प्रतिस्थापित नहीं कर पाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि ये जो सोडियम लिखा हुआ है, ये सोडियम पोटेशियम को नहीं कर पाएगा क्योंकि इससे ऊपर है, जबकि ऊपर वाला ये जो पोटेशियम आप देख रहे हैं ये सोडियम को प्रतिस्थापित कर देगा क्योंकि नीचे है, यानी कि जो ये हुआ अपने से नीचे वाले सभी को प्रतिस्थापित कर देगा, कोई भी हो। जैसे मैग्नीशियम मान लो तो मैग्नीशियम अपने से ऊपर वालों को नहीं कर पाएगा प्रतिस्थापित, बाकी सारे नीचे वालों को कर पाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखना, ये बहुत काम आती है रिएक्शन में। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है सरल कीजिए 8 स्क्वायर इंटू 3 का होल क्यूब और ऐसे दिया है। तो देखो 82 का होल स्क्वायर को मैं 82 नहीं है, माफ कीजिएगा, 8 का स्क्वायर है, तो 8 गुणे 8 लिख देता हूँ और 3 गुणे 3 को मैं 3 बार लिख देता हूँ क्योंकि शायद आगे कट जाएगा। और 64 किसका होता है, ये होता है 8 का और 81 होता है 9 का। आप देखो जरा 8 से 8 कट गया और यहाँ पर हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9, तो 8 गुणे में 3 बचेगा, तो 8 त्रिक क्या होता है 24, तो सही उत्तर हमारा पहला ही हो जाएगा 24 वाला। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में कहा जा रहा है उमेश दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। मान लो कि दक्षिण दिशा इधर की तरफ है, वह 90 डिग्री दक्षिणा मुड़ता है, यानी कि दक्षिणी तरफ मुड़ता है 90 डिग्री। तो मान लो पहले ऐसे करो, ठीक है, मैंने दिशाएं बना ली। अब कह रहा है यहाँ पर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुख किए हुए, दक्षिण पश्चिम कहाँ पर है, ये होगा, ये इस तरफ मान लो कि मुंह करे हुए है, ठीक है, मान लिया कि इतना करे मुंह, यहाँ पर होगा। अब कह रहा है फिर 90 डिग्री दाहिनी तरफ मुड़ता है, तो 90 डिग्री मुड़ेगा तो 45 ये मुड़ेगा और 45 यानी कि अब इधर की तरफ हो गया उसका मुंह।
अब कह रहा है इसके बाद 135 डिग्री दक्षिण मुड़ता है, फिर से मुड़ता है दाहिनी तरफ। तो 135 का मतलब हो जाएगा कि यहाँ पर मुड़ेगा तो 90 हो जाएगा, फिर 45 और मुड़ेगा तो ये हो जाएगा इधर की तरफ। समझ गया? अब देखो आगे कह रहा है, अब ये हो गया पूर्व की तरफ उसका मुंह है। अब इसके बाद कह रहा है दक्षिण बाएं तरफ 90 डिग्री मुड़ता है, तो 90 डिग्री बाएं तरफ मतलब फिर इधर जाएगा, तो 90 डिग्री मुड़ेगा तो 90 क्या 45 ये और 45 ये इधर की तरफ हो जाएगा, ऊपर की तरफ मुंह। तो ये कौन सी दिशा है? नॉर्थ यानी कि उत्तर। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर हो जाएगा नॉर्थ। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन दिया है। इसमें से कह रहा है के एल एम एन और पी एक वृत्ताकार मेज की पर्दा केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। देखो सबसे ज्यादा ध्यान आप दिया करो, ऐसा नहीं कि वृत्ताकार जो है उसकी तरफ दो तरीके से बैठ सकते हैं। एक जैसे मान लो मैं वृत्त बना देता हूं ऐसे करके, अब केंद्र की तरफ मुंह कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हैं। भाई देखो ऐसे मुंह हो सकता है, या फिर हो सकता है कि यहाँ पर इनका मुंह ऐसे ना हो करके अंदर की तरफ हो। तो दो कंडीशन हो सकती हैं, केंद्र से बाहर और केंद्र से अंदर। तो इनको आप बहुत ध्यान से पढ़ा करिए। अब कह रहा है केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, इनकी पहले जो सीट है वो बना देता हूँ। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 और 6। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आते हैं क्वेश्चन में। फिर कह रहा है ओ एन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। जो ओ है, एन मान लो कि अगर यहाँ पर एन है तो ओ यहाँ पर बैठा होगा उसकी बाएं के दूसरे। देखो पहला और दूसरा तो बाएं तरफ बैठा है, एन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अब देखो हमें पी से मतलब अभी नहीं पता चल पा रहा। अब इनके बीच का अगर कोई संबंध होगा तो देखते हैं। ओ और एन के बीच कहीं पर संबंध है तो उसको करो। तो देखो एम एल दिया है, नहीं है। अब इसमें देखो एन और एल एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं। कौन? एन और एल। अब देखो यहाँ से कंफ्यूजन ये होगा कि हम एल को कहाँ बैठा लें, यहाँ बैठा लें कि यहाँ बैठा लें। मान लो कि अगर हम यहाँ बैठा लेंगे तो दिक्कत क्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एल के ठीक दाएं बगल में एम बैठाना है। यहाँ तो एन बैठ जाएगा तो नहीं हो पाएगा, इसलिए हम यहाँ पर एल को बैठा लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर एल हो जाएगा। समझ गए आप? अब आगे आते हैं। एम एल के ठीक दाहिनी तरफ बैठा हुआ है, तो एल अगर ये है तो इसके दाहिनी तरफ कौन हो जाएगा? एम हो जाएगा यहाँ पर। अब बचा कौन? यहाँ पर P और K बताया है, तो अभी हमें पता नहीं चल पा रहा, ठीक है। अब देखो कह रहा है P के दाहिनी ओर दूसरा है। तो दाहिनी ओर दूसरा का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर K हो जाएगा तो इसका दाहिनी तरफ इधर ही तो होगा, पहला और दूसरा में कौन बैठ जाएगा? P बैठ जाएगा। अब ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है P के दाहिनी ओर बगल में कौन बैठा है? तो P के दाहिनी कौन है आप बताओ? तो N हो जाएगा। तो सही उत्तर हमारा तीसरा वाला ऑप्शन नंबर N हो जाएगा, ये राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला में आते हैं। नेक्स्ट है देखो, इसमें कथन निष्कर्ष बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये ऐसा कथन निष्कर्ष बना के पूछा है जो कि केमिस्ट्री का क्वेश्चन भी है और रीजनिंग में भी आ जाएगा। कथन कह रहा है आवर्त में बाएं से दाएं की ओर बढ़ने पर धात्विक गुण घटता है। तो अगर हम कहते हैं बाएं से दाएं की तरफ, तो आपने अगर पिछली वीडियो देखा होगा तो हमने बताया था एक बार कि यहाँ पर अगर बाएं से दाहिनी की तरफ जाते हैं तो धात्विक गुण सच में घटता है। तो ये बात सही है, ठीक है। पहला तो कथन सही हो गया। दूसरा कह रहा है कथन सेकंड वाला, जैसे जैसे आवर्त में संयोजी कोष इलेक्ट्रॉनों पर कार्य करना प्रभावी होते हैं, नाभिकीय आवेश बढ़ता है और वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति भी कम हो जाती है। तो ये बात सही है, इसकी व्याख्या ही तो कर रहा है ये। देखो इसने धात्विक गुण के बारे में बात करी और इसने पूरा कारण बता दिया। तो पहला और दूसरा दोनों ही सही है। तो हम कहेंगे यहाँ पर दोनों कथन सही हैं। कथन सेकंड कथन फर्स्ट की सही व्याख्या करता है, ये बात सही हो जाएगा, ठीक है। अगला पे आते हैं। यहाँ पर भी देखो कथन निष्कर्ष का दिया है, तो मैं डायरेक्ट इस पे आ जाता हूँ कथन निष्कर्ष पे। इसमें है मेन ग्रिड के फेल होने के कारण शहर के कई हिस्सों में विद्युत आपूर्ति प्रभावित रही। यानी कि जो मेन ग्रिड है वो फेल हो गया है, जिसकी वजह से शहर के कई इलाकों में बिजली नहीं पहुंच सकी है। अब धारणा हम क्या लगा सकते हैं, अनुमान क्या लगा सकते हैं? मेन ग्रिड शहर के विभिन्न शहरों में विद्युत संचरण के लिए उत्तरदायी है। बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर देखो मेन ग्रिड में खराबी हो गई है तभी तो बिजली नहीं पहुँच पाई है। इसका मतलब मेन ग्रिड से बिजली जाती है, तो ये उत्तरदायी तो है ही है। तो पहला ही सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है? विद्युत आपूर्ति बाधित होने के दौरान अधिकांश लोगों के घरों में विद्युत आपूर्ति के प्रबंधन के लिए बैकअप पावर इंस्टॉल होते हैं।
देखो यहाँ पर इंस्टॉल होते हैं या नहीं होते हमें नहीं पता, होते होंगे, लेकिन यहाँ पर जो कह रहा है हमारा कथन है, हमारे लिए सब कुछ कथन ही होता है। इसमें कह रहा है सिर्फ बात हो रही विद्युत कटने की बात हो रही है, वो भी पेन ग्रिड की फेल होने की, जबकि यहाँ पर दूसरे प्रबंधन तीसरे प्रबंधन की बात नहीं कर रहा। तो केवल हमारा पहला ही सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा केवल धारणा फर्स्ट निहित है। अगला क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट देखो, ये कई बार क्वेश्चन कंफ्यूज कर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य नहीं है? अब देखो सह अभाज्य नहीं है, और कई बार हम जल्दी में पड़ जाते हैं कि सहअभाज्य है और पटाख से पहला टिक की आगे बढ़ गए, तो गलत हो जाता है। तो नहीं है वाला ढूंढना है। तो 11 13 ये तो देखो सहअभाज्य है, क्योंकि इसमें कॉमन सिर्फ एक मिल रहा है। तो जिसका कॉमन सिर्फ एक मिलता है, यानी कि मासा का जिसका मासा कह सकते हो एक मिलता है, तो वो हमेशा सहअभाज्य होता है। अगला देखो 17 34, तो इसमें तो देखो भाई 17 तो कॉमन मिल रहा है ना दोनों में, तो हमें तो केवल एक मिलना चाहिए था, तो ये हमारी सहअभाज्य नहीं है। जबकि 17 और 23 में आप देखो केवल सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि कॉमन केवल एक मिल रहा है। 15 17 में भी देख लो केवल एक कॉमन मिल रहा है, इस वजह से ऑप्शन केवल दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट है, ये तो हालांकि क्वेश्चन जो है ये तो अब नहीं पूछा जाएगा, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ठीक है। आप देख सकते हो 10 अक्टूबर 2022 तक का पूछा गया है करंट अफेयर, तो लेटेस्ट का भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। इसमें कह रहा है सही सुमेलित कीजिए, यानी कि सही समय मिलान करना है। तो मिलान करते हैं। पीएच मान अगर पता होगा तो नींबू का रस का पीएच मान होता है 2.2 हो जाएगा, यहाँ पर 2.2, यानी कि ये हो जाएगा, इसमें आ जाएगा। अब कह रहा है जठर रस, तो जठर रस जो होता है दोस्तों, ये होता है इसका जो जठर रस का पीएच 1.2 ही होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का होता है 10 और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलेन का होता है 14। तो आप देख लो यहाँ से क्या हो जाएगा, पहले का हो जाएगा हमारे पास, पहले वाले को हमने किया सी में और दूसरे वाले को हमने मैच किया है बी वाले से, और तीसरा जो है ये हो जाएगा डी में, और लास्ट चौथा जो हो जाएगा वो हो जाएगा पहले में, यानी कि ए में। तो ऐसे आप देख लो CBDA बनेगा। तो देखो आप CBDA किस में दिया है, तो ये ऑप्शन नंबर चौथा है, CBDA ऑप्शन चौथा राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ पौधे अपनी जड़ों से नए पौधे भी पैदा कर सकते हैं, डैश ऐसे ही पौधे एक उदाहरण हैं। यानी कि इस टाइप के पौधे जो अपनी जड़ों से ही नए पौधे को जन्म देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो शकरकंद एक एग्जाम्पल है उसका, दे के रखा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट देखो, आप में से बहुत से लोगों को लगता होगा कि अदरक भी तो होता है, अदरक क्यों नहीं है? तो देखो अदरक यहाँ पर एक तना है, ठीक है, क्या है ये? एक तना है, यहाँ पर जड़ की बात हो रही है। तो शकरकंद, मूली और गाजर जो होते हैं वो जड़ होते हैं, जबकि प्याज और जो आलू होता है, अदरक होता है, ये सारे के सारे तना के एग्जाम्पल हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। जैसे देखो किसी कैंडिडेट ने लगाया था तीसरा वाला, ठीक है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा, तो इस वजह से गलती हो जाती है, सबसे हो जाती है, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस पे कहा जा रहा है क्वेश्चन पे, राजू और रमन एक कार्य को क्रमशः 12 और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे राजू से आरंभ करके वैकल्पिक यानी कि एक दिन छोड़ करके एक एक दिन टर्न करके करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? ठीक है, राजू को मान लो आर, ये करता है 12 दिन में, और रमन को मान लेता हूँ, ऐसे नाम दिए हैं, RM मान लेता हूँ, और ये करता है 16 दिन में। और 16 और 12 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 48 आएगा, ठीक है। तो 12 चुक 48 होता है, यहाँ से देखो, और 16 तियाँ 48 होता है, ये लिखो। यानी कि आर की क्षमता है 4 और RM यानी कि रमन की क्षमता है 3। अब कह रहे हैं यहाँ पर एक एक दिन काम करते हैं। शुरू कौन करता है? राजू। राजू यानी कि पहले वाला शुरू करता है। तो अगर राजू आएगा पहले दिन तो 4 काम करेगा, फिर अगले दिन राम आएगा, वो कितना काम करेगा? 3 दिन। तो हमारे दिन कितने हो गए? 2। इस 2 दिन में काम कितना हुआ? 4 3 7। इतनी बात समझ गए आप? अब 2 दिन में 7 काम होता है। अब हमें आसपास गुणा कराना है कि 48 के आसपास पहुंचे। तो अगर हम 7 से गुणा कराएंगे तो 49 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। तो हम 6 से गुणा कराते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 6, ठीक है। और यहाँ पर भी 6 से गुणा कराएंगे, तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। तो 12 दिनों में दोस्तों काम हो जाएगा 7 छंग 42, 42 काम हो जाएगा 12 दिन में। अब बचा कितना? 48 था, 42 हो गया, तो टोटल काम हमारे पास बचा 6। अब 6 काम के लिए जो आएगा वो आएगा R,
और आर कितना करेगा काम, 4 करेगा, तो 4 काम तो कर जाएगा, तो एक दिन ये लगा और प्लस का 4 काम और हो गए। बचे कितने, 6 में से 4 हो गया तो 2 काम बचे। अब फिर कौन आएगा, ये आएगा रमन। रमन कितनी क्षमता है, 3, तो 2/3, यानी कि ये काम हो जाएगा 42, ये हो जाएगा 42 और ये इतने दिन लग जाएंगे, यानी कि 13 दिन लगेंगे और 2/3 दिन लगेंगे, यानी कि 13 सही 2/3 दिन लग जाएंगे टोटल इस काम को करने में। ऑप्शन नंबर चौथा वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मैंने इस चैप्टर को डिटेल से पढ़ाया है, टाइम एंड वर्क को। अगर आप देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, समय और कार्य वाला, तो आप देख लेना। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दी जाए तो कार 250 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। अब देखो यहाँ पर क्या है, 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल कम कर दिया जाए, तो हमें पहले पता तो होना चाहिए कि पहले चाल थी कितनी, तभी तो 5 कम करेंगे। अब देखो ये पहले वाले से इतने किलोमीटर की दूरी, हमें पता है कि चाल बराबर हमेशा होता है दूरी बटे में समय, तो दूरी है 275 और बटे में समय कर दो, इसको भाग दोगे तो 55 और 2 बचेगा तो 55, यानी कि 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। ठीक है, नॉर्मल। अब कह रहा है 5 कम कर दिया जाए स्पीड, तो अब कितनी हो जाएगी, 50 की स्पीड हो जाएगी। दूरी कितना तय करना है, 250 किलोमीटर, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, और चाल है 50, तो 50 से भाग दे दो, 0 0 कटा और 25 25, 5 घंटे लग जाएंगे दोस्तों उसको। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा वाला राइट ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कह रहा है चिपको आंदोलन के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन करिए। ठीक है भाई, तो चिपको आंदोलन के बारे में गलत देखते हैं। यहाँ पेड़ों को बचाने के लिए चलाया गया एक हिंसक आंदोलन था। भाई हिंसक आंदोलन नहीं था, मार काट नहीं था, ये अपना एक कह सकते हो कि शांतिपूर्वक बनाया गया था आंदोलन, हिंसक नहीं हुआ था। इसने वन संरक्षण के प्रयासों में समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित की थी। ये बात सही है, क्योंकि वहाँ के जो समुदाय के लोग रहने वाले थे तो पेड़ों पर चिपक गए थे, इसलिए चिपको आंदोलन नाम देते हैं कि पेड़ों की कटाई को रोका जा सके। इसने सरकार को वन उपज के उपयोग से संबंधित उनकी प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया था। यह बात सही, क्योंकि बहुत बड़ी एकता दिखाई थी उन्होंने। अगला है, लोगों ने महसूस किया कि मृदा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए वन आवश्यक है, तभी तो उन लोगों ने देखा कि हाँ यहाँ के लोग बहुत जागरूक है पेड़ों को लेकर के और कितना कुछ देख रहे हैं, तो इस बारे में भी सही है, जबकि पहला केवल गलत हो जाएगा और गलत ही बताना था। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, देखो इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है। तो ये कार्बोहाइड्रेट संग्रहित होता है वो स्टार्च होता है, ऑप्शन दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243E पंचायत की किस विशेषता से संबंधित है। तो ये पंचायत की अवधि को बताता है, ऑप्शन चौथा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो करंट अफेयर का, इसलिए इसको हम छोड़ दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, भारत का पहला गणतंत्र दिवस इनमें से किस वर्ष में मनाया गया था। तो पहला गणतंत्र दिवस दोस्तों 1950 में मनाया गया था, ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 1950 में कौन सा दिन पड़ा था गणतंत्र दिवस के दिन, यानी कि 26 जनवरी, ठीक है, 1950 को। अब आपको बताना है 26 जनवरी, लिख लो आप यहाँ पर, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन पड़ा था ये बताना है। देखते हैं किसकी रीजनिंग तेज है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें से कहा जा रहा है, एक इमिग्रेशन काउंटर पर उत्तर की ओर मुख करके खड़े हुए यात्रियों की एक पंक्ति में पंकज बाएं सिरे से 9वें स्थान पर है। जैसे मान लो कि यहाँ पर है ऐसे करके, और मैं यहाँ बना देता हूँ ये पूरी सिरे, इधर की तरफ अगर हम बोलेंगे तो ये बायां है यानी कि लेफ्ट, और ये आर हो जाएगा राइट। अब पंकज बाएं सिरे से 9वें स्थान पर, मान लो कि पंकज यहाँ पर है, ये है पंकज, ठीक है, 9वें स्थान पर है, और पूजा दाएं सिरे से 17वें पर है, तो मान लो कि ये 17वां नंबर पे है, कौन है, पूजा। ठीक है, अब आगे आते हैं, यदि पंकज और पूजा के स्थान आपस में बदल दिए जाएं तो पंकज का नया स्थान बाएं सिरे से 15वां हो जाता है। अब देखो जरा ध्यान से कि पंकज अभी 9वें स्थान पर है, और अगर अब यहाँ पर आ जाएगा तो कौन से स्थान पर हो जाता है, ये 15वें स्थान पर हो जाता है यहाँ से, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 15वें स्थान पर। तो ये बताओ आज कि ये कितना खिसका होगा, मतलब 9 से कितना चला होगा,
10, 11, 12, 13, 14 और 15 पे आ गया होगा। तो यहाँ भी तो कितने लोग मिलेंगे बीच में, 5 लोग तो मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसमें आप ये मत सोचना कि यहाँ पर 15 है और इसमें से 9 घटाया तो 9, 6 आया। तो 6 इसलिए आया, एक हमें कम करना होता क्योंकि हम इसको यहाँ भी काउंट कर गए थे जब 9 पे था। अब यहाँ पर 15 पे होगा तो भी हम उसको काउंट कर रहे हैं, तो 2 बार काउंट कर रहे हैं ना, इसलिए हमको यहाँ पर 1 घटाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें देखो क्वेश्चन कितना आसान है, लेकिन हमें लगता है कि बड़ा है और छोड़ के भाग जाते हैं। भागना नहीं, डट के मुकाबला करना है आपको। देखो एक सरल कीजिए 6x³ और ऐसे करके लिखा हुआ है। मैं टाइम कम के लिए आपको समझा देता हूँ डायरेक्ट। अब 6 का गुणा आप अंदर करा दो, तो ये मैं नीचे लिख देता हूँ 6x³ माइनस का 12x² प्लस का 6 त्रिक 18x हो जाएगा। और माइनस का मैं डायरेक्ट अंदर भेजता हूँ माइनस को, तो माइनस का x³ ये क्यूब है, माइनस का 2x और प्लस का 3 हो जाएगा। अब देखो x³ और x³, तो 6x³ में से एक x³ हट गया तो कितना बचेगा, 5x³ बचेगा। और 12x² में से x² तो कहीं दिया नहीं तो इसको लिख दो 12x²। 8x में से माफ कीजिएगा 18x में से 2x गया तो कितना आएगा, प्लस का 16x आ जाएगा। और यहाँ पर आगे देखो प्लस का 3 है तो आप प्लस का 3 लिख दो। तो ये इक्वेशन हमारा पूरा का पूरा बन जाएगा, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, ये वाला पूरा का पूरा इक्वेशन हमारा ये बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा पहले ही वाला। यहाँ से आप देख क्या बन रहा है, ये तो यहाँ पर हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के डैश के भाग में फैला हुआ है। तो इसका क्षेत्रफल दोस्तों अगर देखा जाए तो 2.3% है एरिया। मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर 100% की पूरी अर्थ है ऐसे करके, आप मान लो कि 100% पूरा एरिया है तो उसका 2.3% हमारा इंडिया है। आप समझ रहे होंगे इतना सारा, इतना तो बहुत ही ज़्यादा मैंने बना दिया, बहुत ही कम होगा, लगभग थोड़ा सा आप समझ सकते हैं ऐसा कुछ होगा इस प्रकार से। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो, आज की वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे दोस्तों। ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है वीडियो तो उसमें प्रॉब्लम आती है, उसको अगर एडिट करना होता है, अपलोड करना होता है तो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इतनी बड़ी सिस्टम अभी नहीं है। अभी आप जानते हैं कि छोटा चैनल है तो इस अच्छी सुविधाएं भी नहीं है, तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपके लिए कंटेंट ज़रूर मिलता रहेगा, वो भी फ्री में मिलता रहेगा हमेशा के लिए। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। इसके आगे वाला पार्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो जब तक रिकॉर्ड हो जाएगा तो आप उसके नीचे देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, अगला पार्ट लिखा होगा, उस पर क्लिक करके आप इसके आगे वाले क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो आगे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेशन में आप ज़रूर बताना। और हाँ, साथ ही साथ दोस्तों हमने अलग अलग सारे पार्ट्स की वीडियो सारे अगर जितने भी देखेंगे क्वेश्चन पेपर, ALP टेक्नीशियन, NTPC और ग्रुप डी सबकी प्लेलिस्ट अलग से बना दिया है। तो आप जो भी पेपर देखना चाहते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप विजिट करिए और वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखो आप में से हमारे किसी एक व्यूअर्स ने बोला हुआ था कि सर प्लेलिस्ट जब हम देखते हैं तो कोई 20 नंबर मिल जाता है, कोई 18 मिलता है, कोई 57 मिल जाता है, ऐसा क्यों? तो वो आप जब देख रहे थे तो प्लेलिस्ट नहीं देख रहे थे, आप वीडियोस को देख रहे होंगे तब आ रहा था। मैं यहाँ पर एक वीडियो लगा दूंगा तो आप देख लेना, उसमें वीडियो हम बताएंगे कैसे कैसे आपको प्लेलिस्ट में जाना है, तो भी आप आसानी से देख पाएंगे उसको। ठीक है, तो मैथ की वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो भी आप देख लेना, हमने प्लेलिस्ट अलग से बना दिया है। तो चलते हैं, हम मिलते हैं नए वीडियो में। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। और हाँ, नए हो चैनल पे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।